नमस्कार। न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस पर तमाम लोगों की नजर है। देश की इंडस्ट्री की नजर है, देश के लोगों की नजर है, देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के जो रेल इंजन बनने हैं, ट्रेनें बननी हैं, साथ ही साथ और भी जो रोलिंग स्टॉक है उनके हम कह सकते हैं टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। तो आखिरकार इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ेगा, देश की इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा और इससे किस तरीके की क्रांति आने वाले दिनों में रेलवे में नजर आएगी, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं सुधांशु मणि जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सुधांशु मणि जी जाना पहचाना चेहरा है, हर एक व्यक्ति जानता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने में जो उनका रोल रहा है, जो अहम भूमिका रही है, उसके बारे में भला कौन नहीं जानता है। चलिए सीधा जुड़ते हैं सुधांशु मणि जी से। सुधांशु जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। नमस्ते, शुक्रिया। सर, इस समय अगर हम बात करें तो मौजूदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, तमाम लोग कह रहे हैं कि एक अलग ही अंदाज में रेलवे को बदलने जा रहे हैं, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए के एक तरीके से इतने भारी भरकम टेंडर निकले हुए हैं जिसमें रोलिंग स्टॉक के लिए बात की जा रही है। तो किस तरीके से परिवर्तन आएगा भारतीय रेलवे में और भारतीय इकोनॉमी को क्या क्या फायदे होने जा रहे हैं? जी। देखिए, जो आपने कहा 1 लाख करोड़, ये बात एकदम आपकी सही है। एक्चुअली इससे कुछ ज्यादा ही होगा। देखिए, 1200 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव, ये दाहोद के लिए। इसके ये पूरा वैल्यू इस टेंडर की कोई 20,000 करोड़ के करीब आएगी। इसी तरह 800 लोको 12,000 हॉर्स पावर के, ये 20,000 करोड़ से ज्यादा ही होगा कुछ बीएलडब्ल्यू में। 200 वंदे भारत ट्रेन जो लाटूर और आईसीएफ में बननी है, ये भी 25-30 हजार करोड़ का आप समझ लीजिए। और उसके बाद अब 100 एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन से डिस्ट्रीब्यूटेड सोनीपत में, और 100 और अभी रिसेंटली निकला है वो कॉन्सेंट्रेटेड पावर, यानी कि पुश पुल मोड में 2 लोकोमोटिव पावर यूनिट रहेंगे एंड में, ये भी एल्यूमिनियम का। और ये चूंकि आर्टिकुलेटेड बोगीज वगैरह है इसमें, जहां तक मेरा ख्याल है। अभी डॉक्यूमेंट देखिए, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करिएगा, लेकिन जैसा मैंने न्यूज रिपोर्ट में पढ़ा, और चूंकि टैल्गो और एल्स्टम वगैरह इसमें कोट करेंगे ये, तो ये थोड़ी और ज्यादा ही होगी। तो ये सब मिला के आपका 1 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है। और इससे पहले आपको पता ही है कि 25,000 करोड़ से ज्यादा का वैगन का ऑर्डर डिसाइड हो चुका है, और उसमें काम भी शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से कुछ टाइम में वैगन की सप्लाई भी शुरू हो जाएंगी प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे। बहुत बड़ा ऑर्डर, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर डाला गया, अगले 3 साल में इनको सप्लाई करना है। 3 साल में नहीं भी दे पाए, 4 साल 5 साल में भी देंगे तो भी जो वैगन बनेंगी वो अब जितनी बनती आई हैं उससे कहीं ज्यादा है। तो ये तो वैगन वाला जरूरी था, क्योंकि अगर कंट्री की इकोनॉमी बढ़नी है तो फ्रेट लोडिंग बढ़ेगी, डीएफसीज खुलेंगे, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। वैगन की रिक्वायरमेंट तो थी ही। इसी तरह ये जो सारे लोकोमोटिव का मैंने बताया, ये फ्रेट लोकोमोटिव्स हैं, इनकी भी जरूरत बढ़ेगी डीएफसी खुलने के बाद। और जैसे ही आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, फ्रेट ट्रैफिक ग्रो करता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और जहां तक ये वंदे भारत और उसकी सिस्टर्स का सवाल है, तरह तरह की जो ट्रेनें और आ रही हैं, ये पैसेंजर ट्रैफिक को ट्रांसफॉर्म करने का इरादा रेलवे मिनिस्ट्री का लगता है, इसलिए इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं। ये बात आज करने की नहीं है कि ये नंबर ज्यादा है या कम है, वो एक अलग डिबेट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन जो एक प्रोक्लेम किया था कि ये सब करेंगे, वो उन्होंने करके दिखा दिया है। अब ये टेंडर अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन जैसा वैगन के टेंडर में हुआ, मुझे लगता है ये फाइनलाइज भी होंगे। और इसलिए ये रेलवे सेक्टर के लिए, रेलवे से जुड़े जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और सबसे ज्यादा जो रेलवे के पुर्जे बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो अभी भारतीय रेल ने कभी नहीं देखा।
और इतना ज्यादा निवेश, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जबकि रेलवे की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, तब भी ये दिखाता है कि सरकार ने मान लिया है कि भारत की ग्रोथ के लिए रेलवे की ग्रोथ जरूरी है। और इसको आइसोलेशन में रेलवे पैसा पूरा कमा पा रही है नहीं, अभी देखने का वक्त नहीं है। वो कमाने के लिए जो करना है किया जाएगा। अभी तो मैसिव इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में करना है, और ये गवर्नमेंट की अपनी सोच है, इसके ऊपर आप डिबेट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट का जो इंटेंशन गवर्नमेंट का था वो सामने है कि बहुत ही बड़ा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे सेक्टर में आने वाला है। और अगले 2-3 सालों में जैसे जैसे इंडस्ट्री को ऑर्डर मिलेगा, जैसे जैसे इस पे काम चलेगा, ये बहुत बड़ा एक चेंज, एक रेडिकल, एक पैराडाइम शिफ्ट आपको दिखेगा। सर यहाँ पर अगर हम बात करें 200 अल्युमिनियम जो जी वंदे भारत की बात हो रही है, क्योंकि जो ट्रेनें हाई स्पीड चलती हैं वो ज्यादातर अल्युमिनियम ट्रेनें होती हैं, तो जी उसकी अगर हम बात करते हैं 200, तो उस किस तरीके की ट्रेनें होंगी और किस तरीके की हाँ। टेक्नोलॉजी होगी, क्या इसमें जो है देखिए आईसीएफ भी इसमें, जी जी, उसमें पार्टिसिपेट दो दो तरह की आ रही हैं। पहले तो हम लोग ने जो ट्रेन 20 ट्राई किया था वो जिन वजहों से नहीं हो पाया, एक तो लगभग उसी मॉडल पे है। वो ट्रेन 18 का इक्विवेलेंट एल्युमिनियम में मान लीजिए, लेकिन एक बड़ा फर्क उसमें ये है कि ये बजाय, मैंने भी पहले भी बात की थी, 100 के बजाय 100-200 किलोमीटर की बात की है यहाँ पे। तो उस डिसीजन को तो मैंने क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि उससे डिजाइन ऑप्टिमाइज नहीं रहेगी, और आप 100-200 के लिए डिजाइन करके 120-130 पे चलाएंगे, क्योंकि आपके पास ट्रैक अभी नहीं है और नियर फ्यूचर में 200 वाला नहीं आने वाला है। तो वो डिसीजन तो उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब जहां तक एल्यूमिनियम का सवाल है, ये लाइट वेट होगा, तो एनर्जी बचेगी इसमें। और जब आप ट्रेन के मेन शेल में आप वेट बचाएंगे, तो या तो आप लाइटर बना के एनर्जी सेव करेंगे, या आपको ऑल्सो स्कोप मिलता है कि आप दूसरे पैसेंजर कंफर्ट की चीजें इसमें लगा सकें। मोर और लेस इसमें टेक्नोलॉजी एक, अगर जेनेरिक टेक्नोलॉजी देखी जाए तो जो अभी ट्रेन 18 है उसी की तरह रहेगी, बोगीज वगैरह। लेकिन जो दूसरी अभी आई है पुष्पुल वाली, जो 100 लेटेस्ट जो टेंडर आया है, ये रेडिकली डिफरेंट होगा। इसमें एक चीज होती है आर्टिकुलेटेड बोगी, ये जैकब्स बोगी है उसका इक्विवेलेंट, जिसमें एक कोच के नीचे दो बोगी नहीं होती। आप ऐसा कह लें कि दो कोच के बीच में एक बोगी होती है। और उसके बड़े एडवांटेजेस हैं, उससे राइड भी अच्छी हो जाती है और कर्वेचर में भी बेटर रहता है, स्टेबल स्टेबल रहती है। दोनों कोच के बीच में जगह कम हो जाने से आप उसको आप सेफर भी है एक कोच से दूसरे कोच में जाना। हंटिंग ऑसिलेशन वगैरह भी कम हो जाता है इसमें। तो बहुत से टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हैं, लेकिन चूंकि दो दो कोच पे एक बोगी बीच में है, तो इसलिए एक्सल लोड बढ़ जाता है। तो अगर वो एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी है, आप वहां मेकअप कर लेते हैं क्योंकि आपने वेट घटा लिया। तो ये स्पेन में टेल्गो वालों के पास ये टेक्नोलॉजी है, और भी एक दो कंपनीज के पास है। तो ये अच्छा है ये टेक्नोलॉजी का आना। बस यही है, मुझे मतलब ये डर है कि ये बहुत, चूंकि ये एक ही दो कंपनीज के पास है, तो ये बहुत महंगे ढंग से ना आए। और इंडिया में बनने के बावजूद इसके बारे में ज्ञान पूरी तरह से हमारे लोगों के बीच में आ पाएगा कि नहीं, इस पे भी थोड़ा शक है। ये सब इसके ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन चलिए, जैसे चाइना ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया था, और एक तरह से उसने दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज को कहा कि आइए हमारे यहाँ लोकोमोटिव बनाइए, ट्रेन बनाइए। ये कुछ कुछ उसका ही, वो तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके जैसा कुछ लग रहा है। एक बड़ी चीज है जो इंपॉर्टेंट रहेगी, इन्होंने उनको बुलाया, उनसे कहा यहाँ बनाइए, उनके सुपरवाइजर रहे बाहर वालों के, कुछ टेक्नीशियंस भी रहे। मेन काम चाइना के टेक्नीशियंस ने किया, और जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो उन्होंने उनको गुड बाय कर दिया, और उसके बाद उनसे ही compete करने लगे। तो ये एक जो देश के हित में जो काम चाइना ने किया, आज रोलिंग स्टॉक मार्केट में वो सीआरआरसी सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में। तो हम लोग भी जब इतना पैसा देश का लगा रहे हैं, तो ये चीज जरूर ध्यान में रहनी चाहिए कि ये जो इनहेरेंट इसकी वैल्यू है कि हमारे लोग सीख जाए, वो हमारे पास आए, ये नहीं कि मल्टीनेशनल्स के हाथ में चले जाए।
हमारे देश की प्राइवेट कंपनीज के हाथ में रहे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि मल्टीनेशनल से सीखना भी बहुत है, लेकिन मल्टीनेशनल के साथ ये याद रखिए कि प्रॉफिट का मेजर पोर्शन बाहर जाता है, देश में नहीं रहता। और वो ये चाहते भी नहीं है कि आप सीख जाएं कि उनकी बराबरी कर सकें। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल से, जो ध्यान में रखना पड़ेगा कि इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट अगर कंट्री कर रही है तो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। मेट्रो में ऐसा नहीं हुआ है आज तमाम पैसा लगाने के बाद भी। तो ये देखिए कैसा इसको हैंडल करता है रेल मंत्रालय, देखने वाली बात है जी। सर, जो आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही चाइना को लेकर, चीन ने जी क्या किया, लेकिन भारतीय लोगों का जो पिछला इतिहास है, अगर हम उसको देखें तो उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चीन की तरह कुछ करेंगे। वो, क्योंकि स्थिति अगर हम देखें, चाहे वो रैपिड रेल हो या जैसे मेट्रो की बात करें, तो जो भी ऑर्डर्स हैं या जिस तरीके की चीजें चल रही हैं वहां पर, तो वहां तो नहीं लगता है कि कोई हम अपनी बढ़त बना रहे हैं कहीं पर भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो लातूर को भी एक बड़ा हिस्सा दिया गया है। लातूर की नई नई फैक्ट्री है, उसकी भी बात की जा रही है। तो क्या लातूर में इस तरीके की जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो है क्या वहां पर, या डेवलप हो जाएगी? बहुत अच्छी बात आपने कही। तो दो चीजें देखिए, ये लाटूर और सोनीपत जहां पे ये काम होने हैं, ये बस एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बन के तैयार हुई है। काम वहां अभी कुछ नहीं हो रहा, स्टाफ भी नहीं है। आप सीधे इसमें प्राइवेट कंपनीज को यहाँ ले आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि रेलवे के बहुत स्टाफ वहां रहेंगे भी। ये मॉडल अब बीच में आपकी थिंकिंग बदल गई, इसलिए हो गया क्योंकि आपने एक फैक्ट्री बनाई अपने पैसे से। उस फैक्ट्री को आप बजाय खुद चलाने के अब एक तरह से प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं चलाने के लिए। चलिए, इसमें अच्छाई बुराई दोनों है, मैं अभी यहाँ कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये डर जरूर हो जाएगा कि ये लाटूर या सोनीपत जब यहाँ पे कोई कोई प्राइवेट कंपनी कोचेस बनाएगी, उसी के आदमी काम करेंगे, तो ये अल्टीमेटली इनका रेलवे के हाथ से निकल जाना लगभग तय समझिए। क्योंकि उसमें फिर कोई, और उस पर भी आप डिबेट कर सकते हैं कि रेलवे क्यों इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में है और प्राइवेट में जाना चाहिए, वो सब एक बात है। लेकिन ये इस मॉडल में ये लगभग तय है कि ये फिर उसके बाद रेलवे के हाथ में, रेलवे के स्टाफ द्वारा बनाए में जाने का स्कोप इनमें नहीं रह जाएगा। बल्कि लोग यहां तक कह रहे हैं, और कुछ सच्चाई भी है, कि आपने 100 डे प्लान में कहा था कि आप रेलवे यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट्स को कॉर्पोरेटाइज करेंगे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को करेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को तो आपने कर दिया, रेलवे वाली आप नहीं शायद कर पाए, जो भी कारण रहे हो। शायद रेलवे की यूनियन स्ट्रांग होंगी या जो भी सरकार की थिंकिंग हो। लेकिन अब ये जो नए मॉडल आ रहे हैं, इसमें याद रखिए कि ये प्राइवेट बिल्डर्स आके आपकी फैक्ट्री में अपने स्टाफ के साथ काम करेंगे। तो एक ये ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन तो है ही, वो कितने हद तक जाएगा ये वक्त बताएगा। और ये कोई गलत है ये भी नहीं कह रहा मैं, आखिर ट्रेन 20 हम लोगों ने इसी मॉडल में प्लान किया था। तो देखिए वक्त बताएगा कि ये कैसा होगा। जैसा कि मैंने बार बार कहा कि प्राइवेटाइजेशन पर से में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक तो इंडियन प्राइवेट कंपनीज हो तो ज्यादा अच्छा है। खैर, जो भी हो, चाहे इंडियन हो या विदेश की हो, लेकिन हमारे लोगों को साथ में जब तक वो हम अपनी फैक्ट्री में हैं, तो इसमें एक जेन्युइन सीखने का फैसिलिटेशन होना चाहिए। चाइना ने तो ये किया था और करके दिखाया, आपको बताया मैंने, ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। और यहाँ तो आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं, आप लाख करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं, मामूली बात नहीं है ये रेलवे सेक्टर के लिए। तो ये अगर इंटरेस्ट रेलवे रखती है अपने हाथ में तो बहुत अच्छा रहेगा। और लेकिन ओवरऑल आप देखिए बड़े एक्साइटिंग टाइम्स हैं इंडस्ट्री के लिए। और जैसे डीजल सडनली बंद किए तो कुछ लोग जो सिर्फ डीजल इंडस्ट्री में काम करते थे वो औंधे मुंह गिरे। अब जो कन्वेंशनल कोचेज में काम कर रहे हैं उनके लिए एक सिग्नल है कि भाई ये रेलवे में मेजर चेंज आने वाला है, अपने को अडेप्ट करो, नई चीजें जो आ रही है उसके हिसाब से पुर्जे बनाओ। ये एक सिग्नल जरूर मानना चाहिए, एक बड़ा मेजर चेंज आने वाला है इंडस्ट्री में। बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और मनीष साहब, एक आखिरी सवाल है कि अगर जी हम जी दाहोद की बात करें तो दाहोद में जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसी के जी पास की जगह को कहा जा रहा है कि बड़ा कारखाना बनेगा जहां पर ढेर सारे इंजन बनाए जी जाएंगे।
और उस फैसले को कहीं ना कहीं गुजरात के इलेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जी जी एकदम हल्ला तो मच गया, बनने जा रहे हैं इंजन, लेकिन वहां पर जमीन पर अगर हम देखें तो अभी कोई शुरुआत नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, एक घोषणा की गई है और इस सरकार का जो रिकॉर्ड है उसमें तो लगता है लोगों को कि हाँ, जो बोला गया है वो किया जाएगा। तो दाहोद में जो होगा, क्योंकि वहां पर ढेर सारे इंजन बनने हैं, इसी तरीके से बीएलडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो बीएलडब्ल्यू में भी अगर हम देखें तो ऑटोमेशन की जरूरत है, तमाम और चीजों की जरूरत है। तो बीएलडब्ल्यू को इतना बड़ा ऑर्डर और साथ ही साथ इस दाहोद में जो बनेगी, इससे कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इंजन के मामले में और नहीं इंडस्ट्री ग्रोथ। जी, आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, जब मैं सर्विस में था उस समय महाराष्ट्र का इलेक्शन होना था, उसके कुछ एक आध साल बाद, शायद, ठीक मुझे याद नहीं है, तब ये लाटूर की बात उठी उस वक्त। और लाटूर का प्रपोजल आया, बन के तैयार है उस समय। तो उस समय भी अगर कायदे से देखा जाए तो कोई आवश्यकता इस नई फैक्ट्री की थी नहीं। ये तीनों हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं मिलके पूरा काम कर सकती थी। लेकिन हम लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स जो रेलवे सर्विस में होते हैं, वो ये पॉलिटिकल मास्टर्स को बोलने की हम लोग की औकात होती नहीं है। सच बताएं तो, आप सुनने में लोगों को बुरा लगेगा, तो मैं अपने को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो उस समय शायद ही किसी ने कहा हो कि साहब इस फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। इसी तरह अब आप दाहोद और सोनीपत दोनों ले लीजिए, दोनों स्टेट्स में इलेक्शन है। तो सोनीपत तो पहले से बन के तैयार हो रहा था, उसको चलाना था, वो भी इलेक्शन से लिंक्ड है। कोई बाहर वाला ही आके बनाएगा तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा, दाहोद में भी जनरेट होगा। लेकिन जितनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें ये एडिशनल ऐड करना नया बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। आईसीएफ का ठीक है, क्योंकि वहां एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में ही उनको इनवाइट किया गया है कि बनाने के लिए शेड्स हम दे रहे हैं एक तरह से। वो आके कुछ एक मतलब प्लांट और इक्विपमेंट वगैरह लगाएंगे एंड सो ऑन। तो इससे कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने वाला है। आपने जो बीएलडब्ल्यू का नाम लिया कि वहां जो आपकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज हैं उनमें ज्यादा ऑटोमेशन करने से ज्यादा फायदा होता। लेकिन ठीक है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल डिसीजन भी होते हैं। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ये जगहों की चॉइस बहुत पॉलिटिकल है। आपको एक और बात बताएं, ये हमारे सीएलडब्ल्यू, आरसीएफ, डीएमडब्ल्यू, ये सब इन जगहों की यूनियंस ऐसी हैं कि यहाँ पे ये वाला मॉडल लगाने में वक्त लगेगा, जबकि आईसीएफ में ऐसा नहीं है और बीएलडब्ल्यू में भी ऐसा नहीं है। इसलिए वो ये जगहें चूज की गई हैं। इनके सबके पीछे स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं कि दिक्कत ना आए करने में। अब ये एक मॉडल चल जाएगा तो ये धीरे धीरे और जगह भी होगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को कि किस तरह पैन आउट होता है। क्योंकि एक तरफ सरकार को ये भी बोलना है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन ही करना है। तो इंटरेस्टिंग तो है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुधांशु जी, क्योंकि बार बार रेल मंत्री का कभी संसद में खड़े होकर कहना कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के हम खिलाफ हैं, और रेलवे को लेकर इतना सेंसिटिव मामला रहता है कि रेल मंत्री को बोलना ही पड़ता है और सरकार को हर जगह डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन भी है, साथ ही साथ तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं, बड़ी आबादी जुड़ी हुई है, कोई भी फैसला सबको प्रभावित करता है। तो यहाँ देखना होगा कि 1 लाख करोड़ का क्या फर्क पड़ता है, और जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में रेलवे को भी डायरेक्शन देगी। मनीष साहब, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मनीष साहब थे, जो जानकारी दे रहे थे और विश्लेषण कर रहे थे कि किस तरीके से फर्क पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में रेलवे का तो कायाकल्प होगा ही होगा, और अगर जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है उसके हिसाब से वो कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इकोनॉमी का भी कायापलट होगा, साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी काफी फर्क आएगा। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।